नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं और इसी सीरीज़ में हम लोग दृष्टि IAS संस्थान का पेपर सॉल्व कर रहे थे और साथ ही ध्येय IAS संस्थान और संस्कृति विज़न सब के पेपर सॉल्व हो रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। एकमात्र चैनल है मित्रों जिसमें ये सारे पेपर सॉल्व आपको मिल जाएंगे और इसका जो PDF है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ मेंबर बनकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मित्रों, अब आज हम लोग देखेंगे दृष्टि IAS संस्थान का ही सामान्य अध्ययन पेपर द्वितीय यानी CSET का पेपर जो UP PCS 2024 को देखते हुए सॉल्व आयोजित परीक्षाओं का कार्यक्रम चल रहा था। तो इसी क्रम में हम लोग देखते हैं दृष्टि IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट पेपर 2। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, वो गद्यांश को पढ़ना है। पहले ही में आज गद्यांश मिल गया है मित्रों हम लोगों को। देखो, ध्यान से पढ़ें। गद्यांश वाले जो अनसीन होता है उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए मित्रों और फिर उसके क्वेश्चन देखने चाहिए। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिलें कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड का इस ढंग से सुनाते हैं कि मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका कोई ध्येय न हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इसको सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपण्य नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। तो ये स्टेटमेंट दिया है ईर्ष्या पर या द्वेष पर या चुगली पर, आप इस पर ले सकते हैं। ठीक है, तो जरा देखते हैं इसके क्वेश्चन। पहला क्या है, ईर्ष्या का काम है रुलाना, हंसाना, जलाना या नचाना। तो यदि हम बात करें इस पैराग्राफ के अनुसार ईर्ष्या का काम क्या हो जाएगा मित्रों, जलाना हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है। ध्येय यानी लक्ष्य यानी उद्देश्य, लक्ष्य, इच्छा, आदर्श और मूल्य। तो ध्येय का सीधी बात है, ध्येय आपका क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, गोल हो जाएगा यानी लक्ष्य हो जाएगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की प्रशंसा की गई है, खिल्ली उड़ाई गई है, स्तुति की गई है या उपासना की गई है। ठीक है, तो यहां पर यदि हम बात करें क्या होगा इसको समझते हैं। तो गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की प्रशंसा की गई है, खिल्ली उड़ाई गई है या स्तुति उपासना की गई है। तो एक तरह से आप यहाँ ये देखेंगे कि इस गद्यांश में जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं उन पर एक परिहास किया गया है, एक उपहास किया गया है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अपण्य का क्या अर्थ है। काफी अच्छा शब्द है जो यहाँ आपने पहली बार देखा होगा, तो आप समझ रहे होंगे कि अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी क्यों खर्च करें, इससे ही संबंधित होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ये मित्रों। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। खर्च, कम खर्च, अधिक खर्च या फिजूल खर्च। तो ये एक तरह से ये क्या होता है, फिजूल खर्च होता है, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, डी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गद्यांश का उपरोक्त शीर्षक क्या होगा। ईर्ष्या होगी, निंदा होगी, ईर्ष्या से लाभ होगा या अपण्य होगा। तो यहाँ पर यदि उपयुक्त शब्द देखें तो जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे ये सारी बातें किसके लिए की गई हैं, ईर्ष्या के लिए की गई हैं। तो इस गद्यांश का अगर हम पैरा का अगर टाइटल देखें तो क्या होगा मित्रों, इसका पैरा होगा ईर्ष्या। क्या होगा, ईर्ष्या। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आ गया। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है।
तद्भव की अगर हम यहाँ पे बात करें तो तद्भव बताना है कि कौन सा इसमें तद्भव शब्द है। पहला है मधुकर, दूसरा है मधु, चौथा है भंवरा, सी भंवरा और डी भ्रमर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जब यहाँ पर जब ऐसा शब्द हो तो आपका कौन सा शब्द तद्भव होगा। तो तद्भव वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ क्या हो जाते हैं, ले लिए जाते हैं थोड़े परिवर्तन के साथ, तो वो क्या हो जाएंगे, तद्भव हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर ये देखिए, चाहे मधुकर हो यानी जो अच्छा लगने लगा हो, यानी ये एक तरह का आपका तत्सम शब्द है। मधुप हो यानी आपका क्या कहते हैं, जो मधुमक्खियों का शहद होता है, मधुप हो जाएगा। भ्रमर अगर हम बात करें तो भौरा हो जाएगा या यहाँ पर भंवरा हो जाएगा। तो ये जो है ये आपका मित्रों तद्भव है और इसका तत्सम भ्रमर दिया गया है। तो कौन सा तद्भव है यहाँ पर, आंसर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। लंबोट, क्रमलेख, क्रमेलेख, क्रमेलक, महाग्रीव किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ऊंट के, हाथी के, घोड़े के या सिंह के। तो लंबोट की अगर हम बात करें तो ये क्या है, तो यहाँ पे लंबोट, क्रमलेख, महाग्रीव यानी जो बहुत लंबा हो, क्रमलेख हो, क्रमलेख, क्रमेलक, ठीक है। महाग्रीव जिसकी गर्दन लंबी हो, तो गर्दन लंबी वाला यहाँ पे देखो कौन सा लग रहा है, ऊंट है, हाथी की गर्दन लंबी होती है, हाथी की सूंड लंबी होती है, ठीक है। घोड़े की गर्दन लंबी होती है, नहीं होती है। सिंह की गर्दन लंबी होती है, नहीं होती है। अगर जिराफ होता तो आप एक बार कंफ्यूज होते, केवल इन सब जानवरों में किसकी लंबी है, ऊंट की लंबी है। तो आपका आंसर क्या होगा मित्रों, ऊंट हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म क्या है, अनुलोम, अनुकूल, कृत्रिम, कृपा, सापेक्ष, निरपेक्ष, स्वस्थ, प्रसन्न। तो यहां पे यदि आप देखेंगे कौन से शब्द सही नहीं, शब्द सही युग्म है, तो अनुलोम का अगर हम यहां पर विलोम देखें तो अनुलोम विलोम होगा, ठीक है, या प्रतिलोम होगा, यहां पर प्रतिलोम कर सकते हो। कृत्रिम का प्राकृत हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, प्राकृत हो जाएगा। स्वस्थ का बीमार हो जाएगा। सापेक्ष का निरपेक्ष, यही हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। क्या है, सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, सी हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आ जाइए। जिसके हृदय में ममता नहीं है, यानी जो ममताहीन है, जिसका हृदय में किसी प्रकार का हृदय में किसी प्रकार की करुणा नहीं, किसी प्रकार की दया नहीं, तो ऐसा क्या होगा। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला मार्माहत, बी क्रूर, सी निर्मम और डी निर्दयी। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है वो कौन है, वो मित्रों निर्मम है। क्या है, निर्मम यानी बिना ममता का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ए स्कंद, बी कपोत, सी ईर्षा और डी हल्दी। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो स्कंद नहीं है, कपोत नहीं है, ईर्षा नहीं है, हल्दी नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा शब्द सही नहीं होगा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं होगा, तो तत्सम अगर हम बात कर लें तो स्कंद यानी कंधा हो जाएगा, ये तत्सम शब्द है। कपोत यानी पुत्र, ये भी नहीं होगा, ये भी तत्सम शब्द है। ईर्षा यानी घृणा, एक प्रकार का द्वेष भावना, ईर्षा, ये भी तत्सम शब्द है, ठीक है। हल्दी का अगर हम तत्सम देखें तो इसका होता है हरिद्रा। क्या होता है मित्रों, हरिद्रा। तो यही तत्सम नहीं है और यही हमारा क्या हो जाएगा मित्रों, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या है 11, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति का अर्थ दुर्भाग्य है, ए अंधा सिपाही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति का अर्थ दुर्भाग्य है, अंधा सिपाही, कानी घोड़ी, विधि ने खूब मिलाई जोड़ी। तो इसका अर्थ तो दुर्भाग्य नहीं है, इसका तो अर्थ है कि एक से बढ़कर एक, करम के बलिया, पकिया खीर हो गई दलिया, पकाई खीर हो गई दलिया, ये दुर्भाग्य हो सकता है एक बार को। दूसरा, कबीर दास ने की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी, नहीं। अलख पुरुष की माया, कहीं धूप कहीं छाया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि हम करम की बलिया है, खीर बना रहे थे, बना दलिया है, यही आपकी क्या है, दुर्भाग्य होगा। नेक्स्ट चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 12, इत्यादि में कौन सी संधि है? इति धन आदि। क्या होगा अगर हम इसका निकालें तो इति धन आदि, यानी क्या बना? यानी बना है कौन सी संधि? अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे गुण संधि में ओ होता है, वृद्धि में बड़ी मात्रा बढ़ जाती है, अयादि में याद हो जाता है, आय हो जाता है। तो ये संधि जो होगी वो संधि होगी आपकी यड़ संधि। कौन सी संधि मित्रों? यड़ संधि। ठीक है। क्रिया की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कितनी अवस्थाएं होती हैं क्रिया की? अगर ऑप्शन में अगर हम बातें, जैसे आप देखते नहीं, ये फर्स्ट, जैसे आप कोई भी इंग्लिश का वर्ड ले लीजिए जो तो ज़्यादा सरल में होगा आपके लिए। जैसे आप कोई समझते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि लाइक, तो लाइक का लाइक, सेकंड लाइक्ड और थर्ड लाइक्ड, तो कितनी हो गई हैं? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो कितने फॉर्म हो गए? 3 फॉर्म हो गए क्रिया की। यानी कहने का मतलब है वर्तमान काल, भूतकाल, ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। चौथाई शब्द में विशेषण है, चौथाई विशेषण बताना है। आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक या पूर्णांक बोधक विशेषण। चौथाई, चौथाई शब्द में अगर हम बात करें तो इसमें आपको पूरा का पूरा अंक नहीं दिख रहा होगा। अगर यहाँ पर हम आवृत्ति माने तो आवृत्ति एक तरह का आपका क्रम हो जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्रम की बात होती है उसमें। ठीक है। गणना में बात करें सीधी गिनती की बात होगी, 1 2 3 4, जैसे 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, तो गणना हो जाएगा। क्रमवाचक में जैसे कहा जाए कि आपका पहला स्थान है, आपका दूसरा स्थान है, आपका तीसरा स्थान है, तो ये क्रम है आपका। ये एक तरह से कैसा है? अपूर्णांक है, क्योंकि चौथाई की बात की जाइए। यानी कौन सा ऑप्शन होगा सही? डी ऑप्शन हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या है 15? इसे देखते हैं। भगेली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? आर्ध मागधी अपभ्रंश से, सोर सैनी अपभ्रंश से, मगधी अपभ्रंश से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें भगेली जो है वो किस अपभ्रंश यानी किसकी उपभाषा से बनी है? तो भगेली मित्रों आपकी बनी है आर्ध मागधी भाषा से। किससे बनी है? आर्ध मागधी अपभ्रंश से बनी है। नेक्स्ट चलते हैं। ओले पड़ना मुहावरे का अर्थ, जैसे काम कोई शुरू करके तुरंत उसमें क्या हो जाना? बर्बाद हो जाना। अत्यधिक वर्षा होना, बिल्कुल नहीं। विपत्ति आ जाना, हो सकता है। घृणा प्रकट करना, हो नहीं होगा। लज्जित होना, नहीं होगा। यानी जैसे हम कोई काम करते हैं वैसे ही काम में विघ्न आ जाए तो उसे ही क्या बोलते हैं? ओले पड़ गए, काम शुरू करते ही। ठीक है। यानी विपत्ति आना हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। किस शब्द समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची नहीं हैं? ऑप्शन ए जलज, अंबुज, कब्ज, नीरद, अंबुद, सरसिज, उत्पल, कंज, कमल, कंबल, कोकनद, जलजात, तामरस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कमल के पर्यायवाची नहीं है, तो कमल के पर्यायवाची के लिए एक सीधी मैं आपको बता दूं, जिसके लास्ट में जा हो वो कमल के पर्यायवाची के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। जलज, अंबुज, बब्ज, ये तो सब के सब आपके क्या हो जाएंगे? कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। उत्पल, कंज, कमल, ये भी आपका क्या हो जाएगा? कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। कोकनद, जलजात, तामरस, ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपके क्या हो जाएंगे? कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। लेकिन नीरद और अंबुद ये जो हैं, ये जो जिसके साथ में दा आ जाए, जिसके साथ में दा आ जाए वो किसका पर्यायवाची होगा? वो बादल का पर्यायवाची होगा, वो मेघ का पर्यायवाची होगा। यानी ये ही कमल का पर्यायवाची जो है नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? यहाँ पे सही होगा मित्रों। ठीक है। कौन सा सही होगा? बी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? आधीन, व्यवहारिक, मिष्ठान और अत्यधिक। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? यहां पे देखना है किसकी वर्तनी शुद्ध है। आधीन, आधीन, व्यवहारिक, मिष्ठान, अत्यधिक।
तो शुद्ध वर्तनी देखना है। अधीन, अधीन होता है, बिल्कुल गलत। ये देखो वर्तनी वाले शब्द में ज्यादा नॉलेज लेने की कोई जरूरत नहीं, केवल उनका प्रोनाउंसिएशन हम लोग करेंगे, उच्चारण करेंगे। अगर सही निकल आता है तो वो हो जाएगा। अगर आपको ये लगे कि हाँ इसका लिखेंगे तो ये बिल्कुल हो जाएगा, तो भी वो सही होता है। अब इसमें जाओ, व्यवहारिक, वह व्यवहारिक, ये भी सही नहीं है वर्तनी में। मिष्ठान, मिष्ठानन, मिष्ठानन, ये भी यहां पे गलत है। अत्यधिक, अत्यधिक, तो ये आपका क्या है, बिल्कुल सही है। यानी कौन सा शुद्ध वर्तनी है, आपकी अत्यधिक जो है वो वर्तनी में शुद्ध होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है, जिसके आगे अव्यय लगे वो समास कौन सा होता है मित्रों, अव्ययी भाव समास होता है। ये अव्ययी भाव समास की क्या है, परिभाषा है। जैसा कि ये आप हिंदी के पेपर कर रहे हैं और आप जानते हैं आरओ और एआरओ का पेपर भी जो हो गया है वो अब आपका जून माह में होगा। जहां तक है एक्सपेक्टेड डेट अगर हम बात करें आरओ एआरओ की मित्रों, तो वो 30 जून की होगी, ठीक है। तो उसको एग्जाम को देखते हुए उस हिंदी का मेन फोकस होता है। हिंदी में 60 क्वेश्चन आते हैं और आपके मेरिट में आने और ना आने पर यही डिपेंड करता है। तो हिंदी की तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पर एक प्रोग्राम, क्विक रिवीजन प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं हिंदी के लिए, खासकर आरओ एग्जाम के लिए। तो उसको हम लोग उसी को आरओ को देखते हुए पॉइंट ऑफ व्यू टू द पॉइंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसी के तौर पर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और शीघ्र ही हम लोग वो प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। तब तक यहां पर देखते हैं प्रत्येक, यहां पर प्र जो जोड़ा है वो आपका क्या है, अव्ययी भाव शब्द है और ये प्रत्येक हो जाएगा। यथाशक्ति अगर हम बात करें, यथाशक्ति, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यथा, यथा जो शब्द है वो आपका अव्यय शब्द है, ठीक है। वद अंतूर, वदा, वद अंतूर, यानी ये जो वद है ये भी आपका अव्यय शब्द है, ये भी क्या है, अव्यय शब्द। सुख प्राप्त, सुख किसी प्रकार का अव्यय शब्द नहीं है। अव्यय समास की परिभाषा में आप समझते होंगे वही अव्ययभावी समास होगा जिसका प्रथम शब्द क्या हो, अव्यय हो। तो यहां पर यही अव्यय शब्द नहीं है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। महेश्वरी इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है, अवधी, मारवाड़ी, गढ़वाली और कन्नौजी। महेश्वरी, अगर यहां पे हम बात करें महेश्वरी किस भाषा का या उपभाषा के अंतर्गत आती है, अवधी, मारवाड़ी, गढ़वाली, कन्नौजी। तो महेश्वरी जो है मित्रों वो किस भाषा के अंतर्गत आती है, तो वो आती है आपकी किस भाषा के अंतर्गत, वो आती है मित्रों मारवाड़ी भाषा के अंतर्गत। किस भाषा के अंतर्गत, मारवाड़ी भाषा के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित वाक्यों में कौन में से शुद्ध वाक्य है, यहां गन्ने का ताजा रस बिकता है, यहां ताजे गन्ने का रस बिकता है, यहां गन्ने का रस यहां बिकता है, ताजा गन्ने का रस यहां बिकता है, ताजी गन्ने का रस यहां बिकती है। तो यहां पर आपको शुद्ध वाक्य देखना है, तो आप इसे पढ़ के आपको अंदाजा लग रहा होगा कि कौन सा सही होगा। नीचे से अच्छा देखते हैं, ताजी शब्द ही गलत है, ठीक है। तो ऐसा तो होता ही नहीं, आप ये कहने जाते हो ताजी गन्ने का रस दे देना, ऐसा तो बोलते नहीं हो, तो ये शब्द ही हमारा गलत हो गया। ताजा गन्ने का रस यहां बिकता है, गन्ने का रस यहां, ताजा गन्ने का रस, तो गन्ने का ताजा रस, गन्ने, ताजा गन्ने का रस यहां बिकता है, तो यहां पे कॉमा होना चाहिए या डैश होना चाहिए, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां ताजे गन्ने का रस बिकता है, फिर यहीं पर गलती है, ठीक है। ताजे गन्ने यानी गन्ना की एक टाइप्स हो गई जो ताजे टाइप की है, ये भी हमारा गलत। यहां गन्ने का ताजा रस, ये कुछ सेंटेंस बन रहा है, यहां गन्ने का ताजा रस बिकता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। प्रत्यय संबंधी अशुद्ध शब्द है सौंदर्यता, दुष्टता, शिशुत्व या अधिकता। तो यहां पर यदि बात करें कौन सा शब्द शुद्ध अशुद्ध है, सौंदर्यता, सौंदर्यता, तो सौंदर्यता कोई शब्द आपने सुना है, मैंने तो ये ता नहीं सुना। दुष्टता ये सुना है। शिशुत्व यानी जिसमें बचपन हो, शिशुत्व सही है। अधिकता सही है, ये ता नहीं सुना। इसका अगर हम शब्द देखें तो मित्रों ये शब्द आपने जरूर सुना होगा, सौंदर्य, ये गलत, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अशुद्ध शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, क्या कह रहा है 21, उसे देखते हैं। 23 सॉरी, हाँ।
क्या कह रहा है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ए विशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्या बोलेंगे, विशेषण बोलेंगे, नहीं विशेष बोलेंगे। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। विशेषण क्या है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, ठीक है। और विशेष क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, संज्ञा या सर्वनाम विशेष होगा, ठीक है। विशेषण नहीं है, विशेष नहीं है। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं मित्रों, उसे प्रविशेषण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रविशेषण बोला जाता है। यानी कौन सा आंसर सही होगा, सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कारतूस किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी का, पुर्तगीज का, तुर्की का या फ्रेंच का। कारतूस की अगर यहां पर बात कर लें तो मित्रों कारतूस जो है वो आपका अंग्रेजी की, अगर हम कारतूस की अंग्रेजी बात करें तो बुलेट होगी। पुर्तगीज ये पुर्तगीज है, ये भी नहीं है। तुर्की तो होगा ही नहीं। कौन सा शब्द होगा, फ्रेंच भाषा का शब्द आपका कारतूस है। कौन सा है, फ्रेंच भाषा का शब्द जो है आपका कारतूस है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस प्रकार के व्यंजन हैं, तो आप यहां पे जब इसका उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे तो जीभ भी आपकी लग रही है और तालब भी आपका लग रहा है। यहां पे ओष्ठ, ऊंट तो बोल नहीं रहे हैं। दंत, दांतों में का प्रयोग अगर हो रहा है तो बताइए, दांतों, दंत ता, तो दांत का क्या है, दांत एक तरह से दांत का भी यहां पे जीभ की सहायता, बिना दांत की सहायता से आप ता बोल नहीं सकते। जीभ जो है वो दांतों के स्पर्श कर रही होती है, ठीक है। तो कौन सा व्यंजन होगा, ये आपका दंत व्यंजन होगा। कैसा व्यंजन होगा, इन्हें आपको मित्रों रटने की जरूरत नहीं है, इन्हें आपको उसी प्रकार से बोलने की जरूरत है और आसानी से आपको समझ जाएंगे कि कौन सा ओष्ठ है, कौन सा आपका क्या कहते हैं तालब्य के द्वारा बोला जाता है। ता में आप देख रहे हो जीभ ऊपर लगती है जाके, तालब्य, ठीक है। दंत में आप देख रहे हो ता और दा एक ही टाइप से दा और ता निकलता है, इसीलिए वो दंतव्य हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के लिए ये पैरा दिया गया है। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच बिगन टू द 18th century marked the significant shift in a global economic and social dynamic. This transformative period saw the transition from agrarian and manual labor based economies to industrial and mechanized production. The revolution had profound effects on various aspects of society, including technology, labor, and living conditions. During this era, innovations such as the steam engine and mechanized textile production revolutionized the manufacturing process. Factories emerged as new centers of production, leading to the growth of urban areas as people migrated from rural regions in search of employment. The nature of work changed drastically, with many labor now employed a factories rather than traditional agriculture practice. This is the industrial revolution also The Industrial Revolution also brought about social and economic changes. The emergence of a capitalist economic system led to the rise of a new class of industrialized, while the working class faced challenging conditions and long working hours. Urbanized and growth of cities presented both opportunities and challenges with crowded living condition and inadequate sanitation. तो यहां पर देखें कौन सा शब्द की इनोवेशन है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या कह रहा है। What was the key innovation that played pivotal role in the industrial revolution? Printing presses, steam engine और telegraph
वाटर मिल। तो यहां पर यदि हम बात करें किसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, किसकी खोज ने उसे प्रोटोल इसे बहुत तेजी से बढ़ा दिया था? प्रिंटिंग प्रेस बिल्कुल नहीं, टेलीग्राफ बिल्कुल नहीं, वाटर मिल बिल्कुल नहीं, स्टीम इंजन ने ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में तेजी ला दी थी, यानी भाप की ताकत ने ही क्या किया था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बढ़ाया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इन द पैसेज व्हाट इज सिनोनिम फॉर एग्रीगेरियन? एग्रेरियन यानी इंडस्ट्रियल, रूरल, मैकेनाइज्ड और इकोनॉमिक। तो एग्रियन की अगर हम बात करें तो आप जान जाएंगे कृषि से संबंधित है, यानी किससे संबंधित हो जाएगा? रूरल से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। How did nature of work changes during the industrial revolution increase the reliance on manual labor, shift from factorized to agricultural, more emphasis on artisanal craftsmanship, rise the factory based employment? तो यहां पर यदि हम बात करें राइज द फैक्ट्री बेस्ड एम्प्लॉयमेंट की शुरुआत करी थी इंडस्ट्रियलाइजेशन ने, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इन द पैसेज व्हाट इज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ प्रोफाउंड? तो प्रोफाउंड की जो क्लोजेस्ट मीनिंग है, अगर इसके बारे में यदि हम बात करें तो वो क्या होगा? माइनर एंड सिग्निफिकेंट, टेम्परेरी एंड फ्लिटिंग, डीप एंड फार रीचिंग, लोकलाइज एंड स्पेसिफिक। तो ये हो जाएगा डीप एंड फार रीचिंग, दूर तक इसकी पहुंच। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट चैलेंजेस डिड द वर्किंग क्लास फेस ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? पहला, शॉर्ट वर्किंग आवर्स एंड कंफर्टेबल कंडीशन, डिक्रीज द अर्बनाइजेशन, लेक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफिकल्ट वर्किंग कंडीशन, लॉन्ग आवर। तो इसका जो आएगा वो होगा डिफिकल्ट वर्किंग कंडीशन एंड लॉन्ग आवर। नेक्स्ट है विच पेयर वर्ड्स आर एंटोनिम? तो बताने हैं इनमें से कौन एंटोनिम है? हॉट, वार्म, हैप्पी, जॉयफुल, फास्ट, स्लो, बिग, लार्ज। तो यहां पर यदि हम बात करें तो कौन होगा? तो हॉट माने होता है गर्म, वार्म माने ठंडा। पेयर वर्ड्स ऑफ एंटोनिम्स, ठीक है, हॉट गर्म, ठीक। और अगर हम हैप्पी, जॉयफुल एक ही बात है, सिनोनिम्स हैं। बिग, लार्ज ये भी सिनोनिम्स है। फास्ट, स्लो यही एक दूसरे के क्या हैं? एंटोनिम्स हैं, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। Which sentence is grammatically incorrect? He speak English fluently. She has been reading for 2 hours. ठीक है। They are going to the movie tonight. He have not eaten lunch yet. तो यहाँ पर आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा आपका रॉन्ग सेंटेंस है। ज़रा आप देखिए और समझिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सेंटेंस आपको रॉन्ग लग रहा है। तो जब आप इसे देखेंगे मित्रों तो आपको स्वयं समझ में आएगा कि कौन सा राइट है, कौन सा सेंटेंस आपका राइट, कौन सा सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है। तो अगर हम देखें सी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours ये बिल्कुल सही है। देयर आर गोइंग टू द मूवीज़ टुनाइट ये भी सही है। ही हैव नॉट ईटन लंच येट ये भी सही है। तो ही स्पीक्स होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? स्पीक्स इंग्लिश। ये गलत और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्या है 33? What does the items to spill the beans mean? To clean up a mess, to reveal a secret, to cook beans until they are soft, to play a prank on someone। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो कौन सा सही होगा? तो टू स्पेल बीन्स मीन्स का मतलब होता है टू रिवेल ए सीक्रेट। ठीक है, टू रिवेल ए सीक्रेट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। व्हाट प्रपोजिशन शुड बी यूज टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली? ही वॉज डिसअपॉइंटेड हिज परफॉर्मेंस इन द एग्जाम एट, विद, ऑन और बाई। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर कौन सा ही वॉज डिसअपॉइंटेड हिज परफॉर्मेंस हिज
इन द एग्ज़ाम। तो ही वॉज डिसअपॉइंटेड विद हिज परफॉर्मेंस। क्या आएगा? विद हिज। एट नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा, बाई नहीं आएगा, क्या आएगा? विद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्या कह रहे हैं 35? चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस आई स्टडिंग फॉर माई एग्जाम। आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम। क्या होगा? आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम। आई आर स्टडिंग कंप्लीट करना है और करेक्ट बताना है। तो आई के साथ आप जानते हो कंटिन्यूस में क्या लगता है? आई एम, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ द पास्ट टेंसेज। सी bought a new dress yesterday. She has buy a new dress yesterday. She buy new dress yesterday. She bought a new dress yesterday. तो करेक्ट सेंटेंस यूज द पास्ट टेंस करना है, तो कौन सा पास्ट यहाँ पर सही हुआ है? She buy a new dress. She has नहीं आएगा, हैज़ प्रेजेंट में आता है। सी बाई ये भी इंडेफिनेट, यहाँ पे भी नहीं आएगा। सी वॉट ए न्यू ड्रेस यस्टरडे। तो यदि हम बाई की सेकेंड फॉर्म देखेंगे तो बाई की सेकेंड फॉर्म बाइड नहीं होती है, वॉट होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द एक्टिव वॉइस। तो आपको बताना है कौन सा एक्टिव वॉइस है। द केक वॉज बेक्ड बाई सारा, नहीं, ये तो आपका पैसिव है। द बुक वाज रीड बाय द स्टूडेंट, ये भी पैसिव है। जॉन रोड द ब्यूटीफुल पोएम। द हाउस वाज बुल्ट बाय द कंस्ट्रक्शन वर्कर। तो यहाँ पे एक्टिव अगर हम जाने, पैसिव वो होते हैं जो वाई, तो यहाँ पे ही नहीं है, यानी यही हमारा एक्टिव सेंटेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्या कह रहा है 38? इसे समझते हैं। Identify the part of speech for the underlined word in the sentence. The marathon runner steadily approached the finish line. तो मैराथन रनर स्टेडली अप्रोच द फिनिश लाइन। अंडरलाइन वर्ड का क्या बताना है? पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। तो ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या नाउन है या वर्ब है। तो यहाँ पर यदि हम देखें ये फिनिश लाइन के बारे में बता रहा रनर की, तो ये क्या बता रहा है? बहुत तेज़ी से, स्टेडली मैंने निरंतर, लगातार। तो क्या होगा? ये वर्ब की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो क्या होगा? ये एडवर्ब होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वर्ड फॉलोइंग ऑप्शंस। करेजियस, डिलाइट, अनपॉसिबल। इम्पॉसिबल होता है कि अनपॉसिबल होता है? रिसाइलेंट। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है, तो आप सीधे समझ जाएंगे ये क्या होता है? इम्पॉसिबल होता है, अनपॉसिबल नहीं होता है, यानी यही हमारा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्या कह रहा है 40? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब ए पर्सन हु इज एक्साइसिवली कॉन्कर्न विद देयर ओन appearance and his constantly is seeking admiration from other। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा सही होगा इसमें? तो ये किसके बारे में बताया गया है? तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ये है आपका नार्सिसिस्ट, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्या कह रहा है 41? देखते हैं। एक दुकानदार 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 20 किलोग्राम चावल को अन्य किस्म के 25 किलोग्राम चावल से मिलाता है। ठीक है, इसका मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम है और इस मिश्रण को वो 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ बताइए। तो यदि हम यहाँ पर देखें, एक दुकानदार 30 रुपये किलोग्राम की चावल की जो दर से 20 किलोग्राम चावल क्या करता है? 25 किलोग्राम चावल से मिलाता है। यानी क्या है इधर? अगर आप देखेंगे एक तरफ आप 30 लिख सकते हैं, ठीक है, एक तरफ आप 40 लिख सकते हैं,
और बीच में क्या बेच रहा है 35, तो यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर देखें, लेकिन यहाँ पे क्या किया है उसने, मात्राएं अलग की गई हैं। क्या किए गई हैं, मात्राएं जो हैं वो अलग की गई हैं, तो उस हिसाब से देखना है हमको। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर देखें टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल प्राइस, टोटल वेट हो गया हमारा 20 और 25 45 kg, और 45 किलो की उसकी लागत कितनी हुई, 20 × 30 और 25 × 40। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो ये आ जाएगा आपका 600 रुपीज़, और बेच कितने रुपए में रहा है, बेच रहा है वो 45 किलो कितने में, 35 में, तो उसको क्या कितने का हुआ, 1575। तो आप देखेंगे यहाँ पर उसे क्या आ रही है, उसे हानि आ रही है। ये मूल्य क्या है आपका ज़्यादा, ये मूल्य क्या है कम, तो 25 × 1600 सॉरी डिवाइड इंटू 100, ये आप काटेंगे तो आएगा टू 1.5%, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। निर्णयन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ए लाभ को अधिकतम करना, बी लागत को कम करना, सी लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करना, या डी बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाना। तो जो आपका निर्णय है या जो आपका डिसीजन है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, ऑप्शन ए लाभ को अधिकतम करना, लागत को कम करना, लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करना। तो डिसीजन का मतलब यही है कि आप लक्ष्य और उनका पर्पस पा लें, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। एक निश्चित कूट भाषा में मस्कल को ये लिखा गया है, स्प्रिंकल को उस कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो यदि आप ये देखें m की जगह क्या हुआ है, m की जगह k आया यानी -2, u की जगह w आया ये भी -+2, ठीक है, s की जगह q आया है -2, ठीक, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है। तो ऐसा ही हमें करना है, s की जगह क्या करना है +2, तो s की जगह अगर हम देखें s किस में कन्वर्ट हो गया है, s q में कन्वर्ट हो गया है, किस में, q में। तो यहीं पर अगर हम देखें s q में हो रहा है तो जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा q, और w किस में हो रहा है, w में हमें क्या करना है +2 करना है। तो w में अगर हम -2 करेंगे, w तो ये जो हैं आपके, ये एक बार माइनस एक बार प्लस, तो इस क्रम में जब आप करेंगे तो s की जगह q आएगा, s की जगह क्या आएगा, s की जगह q आ जाएगा, ठीक है। p की जगह अगर हम जाएंगे तो p की जगह +2 करेंगे तो r आ जाएगा, फिर r की जगह फिर माइनस करेंगे तो p आ जाएगा। तो ऐसे ही माइनस प्लस माइनस p करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। मनोज आवेगपूर्ण निर्णय लेने में प्रवृत्त है, कौन सी रणनीति उसे अधिक विचारशील विकल्प चुनने में मदद कर सकती है। पहली, हर बार अपनी आंतरिक भावना पर भरोसा करना, कार्रवाई करने से पहले एक कूलिंग ऑफ अवधि कार्यान्वित करना, निर्णय लेने के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित करना, दूसरों के इनपुट के लिए उनसे सलाह लेने से बचना। तो मनोज आवेगपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रवृत्त है तो उसे निम्न में कौन सी रणनीति पालन करनी चाहिए। तो यदि हम इसमें बात करें तो कार्रवाई करने से पहले कूलिंग ऑफ अवधि की कार्यान्वित करना, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही होगा, क्योंकि इससे मनोज को अपनी गतिविधियों पर विचार करने तथा उनका परिणाम क्या होगा इस पर करने का क्या मिल जाएगा, समय मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्या है, निर्णय में विकल्पों का मूल्यांकन करने तक का उद्देश्य उस सबसे व्यवहार्य विकल्प की पहचान करना, बी निर्णय में देरी करना, सी भ्रम को बढ़ाना और डी उत्तरदायित्व से बचना।
तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए है हमारा सबसे व्यवहार विकल्प को पहचान करना, निर्णय में देरी करना, भ्रम को बढ़ाना। तो सबसे सुटेबल विकल्प जो है हमारा मूल्यांकन का उद्देश्य सबसे व्यवहार विकल्प पहचान करना, ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इससे जोखिम और लाभ जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करके सबसे व्यवहार विकल्प की पहचान करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। एक भुजा की माप 15% की त्रुटि है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? 40.75, 40.75। अच्छा, एक वर्ग है, उसकी भुजा की माप 15% की त्रुटि है, तो क्षेत्रफल में कितने की त्रुटि होगी? तो अगर हम बात करें कि भुजा की माप कितनी बताई गई है, 15% अधिक ले ली गई है, ठीक है, तो क्षेत्रफल की गणना में कितनी हो जाएगी? तो जब क्षेत्रफल की गणना की अगर हम बात करें तो मित्रों इसे हम क्या करेंगे, ये समझो कि 15 यानी a = 15 कर लेते हैं, b = 15 कर लेते हैं, तो 15 अलग ली है, 15 + 15 प्लस 15 × 15/100 ये किया, तो ये हुआ 30 + 45/20 और इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 32.25, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? बी हमारा जो है वो सही होगा, ठीक है, बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्या है? दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। अब आप देख रहे हैं एक तरफ है 234 और दूसरी फिर 9 फिर 136, तो 234 में अगर 9 लाएं तो ऐसे जोड़ो, 3 2 5 4 9, तो 6 3 1 4 6 10, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 10 होगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? 10 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। निर्णय के समय सामने वाली प्राथमिक सूचना पर भरोसा करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? एंकरिंग पूर्वाग्रह, सपुष्टि पूर्वाग्रह, अभिनवता पूर्वाग्रह या उपलब्धता पूर्वाग्रह। तो निर्णय के समय सामने आने वाली प्राथमिक सूचना पर भरोसा करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे कहा जाता है कि आने वाले पर क्या करना, डिपेंडेंसी बढ़ाना। तो ये होगी आपकी एंकरिंग पूर्वाग्रह। क्या होगी? एंकरिंग पूर्वाग्रह। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। श्वेता को नैतिक निहितार्थ वाले निर्णय का सामना करना पड़ रहा है। इसके निर्णय प्रक्रिया में किस कारक का सबसे अधिक महत्व मिलना चाहिए? निजी लाभ को, अल्पकालिक लाभ को, दीर्घकालिक परिणाम और दूसरों पर प्रभाव, निर्णय की लोकप्रियता। तो यहाँ पर यदि हम बात करें निहितार्थ निर्णय का सामना करना पड़ रहा है, उसके निर्णय की प्रक्रिया के कारण किसको होगा? दीर्घकालिक परिणाम और दूसरों पर प्रभाव। ये क्या होगा? इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। सही विकल्प को ढूंढकर ये क्या करें? ये श्रृंखला पूरी करें। क्या है? K1M3 P5T7 क्वेश्चन मार्क। तो K की जगह क्या कहा जा रहा है? 1 कहा जा रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे तो K में अगर हम 1 में कितना जोड़ें? 2, 2 में कितना जोड़ें? 3 में 5, 5 में कितना जोड़ें? 7 2, ऐसे ही K में कितना जोड़ें? 2, M में कितना जोड़ें? 2, P में कितना जोड़ें? 2, T में कितना जोड़ें? 2, तो T U V, ठीक है। T में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? T में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो मित्रों K + 2 M, M + 3 P, P + 4 T। एक ये क्रम बनना, एक और बनना मित्रों, एक और देख लो। अच्छा, एक क्रम और बनना है, एक क्रम और तुम्हें बताएं यहां से ही, ठीक है, क्योंकि इस क्रम के हिसाब से आप देखेंगे तो 7 के बाद 9 आना चाहिए, ठीक है, और वो 9 तो आ जाएगा, लेकिन K में 1M NOP। अच्छा, यहाँ
के में यहाँ 2 जोड़ा था तब एम आया था, एम में कितने जोड़ेंगे तब पी आएगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, पी में कितने जोड़ेंगे तब टी आएगा, पी में 4 जोड़ने पड़ेंगे, 4 टी में कितना जोड़े 5, तो टी यू वी डब्ल्यू एक्स बाई, तो क्या आएगा बाई और 9, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्या कह रहा है 51, समस्या समाधान की वर्किंग बैकवर्ड्स रणनीति का उपयोग करते समय प्राथमिक उद्देश्य क्या है, समाधान से शुरुआत करना और समस्या की ओर काम करना, शिक्षित अनुमान लगाना और परीक्षण करना कि क्या वे काम करते हैं, समस्या को छोटे छोटे घटकों में बांटना, अनेक समाधानों का परीक्षण करना जब तक कि सही समाधान ना मिल जाए। तो यहीं पर अगर हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, समाधान से शुरुआत करना और समस्या की ओर काम करना, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52, यदि a प्लस बी का मतलब a प्लस बी ए बी का भाई है, a माइनस बी का मतलब ए बी का बेटा है, a क्रॉस बी का मतलब ए बी की बेटी है, तो कौन सा संबंध आर पी का दादा दर्शाता है। आर ए प्लस बी ए भाई हो गया, ए माइनस बी ए बेटा हो गया, ए क्रॉस बी ए का मतलब ए बी की बेटी हो गई, ए बी की बेटी, तो कौन सा संबंध आर को पी का दादा बनाएगा, तो पी प्लस क्यू का मतलब क्या हो गया, पी जो है वो क्यू का भाई है, क्यू क्रॉस बी का मतलब क्या हो गया, क्यू जो है डब्ल्यू की बेटी है, और आर डब्ल्यू माइनस आर का मतलब क्या हो गया, डब्ल्यू माइनस आर, यानी डब्ल्यू जो है वो आर का बेटा है, आर को पी का दादा बताना है, तो इससे तो नहीं हो रहा है। पी माइनस क्यू, पी जो है क्यू का बेटा हो जाएगा, क्यू क्रॉस डब्ल्यू का मतलब क्यू बेटी हो जाएगी डब्ल्यू की, और आर माइनस आर का मतलब डब्ल्यू बेटा हो जाएगा आर का नहीं, पी प्लस डब्ल्यू, पी हो गया भाई किसका, डब्ल्यू का, ठीक है, डब्ल्यू क्रॉस आर, यानी डब्ल्यू जो है वो क्यू का क्या हो गया, बेटी हो गया, और ये भी बन नहीं रहा है, इस पे आओ, पी क्रॉस क्यू, इसका मतलब क्या हो गया, पी जो है क्यू की बेटी है, क्यू माइनस डब्ल्यू, इसका मतलब क्यू जो है वो डब्ल्यू का बेटा है, और डब्ल्यू क्रॉस आर, इसका मतलब क्या हो गया, डब्ल्यू जो है वो आर की बेटी है। तो यहाँ पर जब हम इसे देखेंगे तो ये संबंध जो सबसे सटीक जा रहा है वो है आपका ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53, समस्या समाधान की किस तकनीक में सही समाधान मिलने तक विभिन्न समाधानों का परीक्षण करना शामिल है, कलन विधि, अनुमानी विधि, परीक्षण और त्रुटि और विश्लेषणात्मक विधि। तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे परीक्षण एवं त्रुटि विधि से जब तक समस्या का समाधान नहीं मिलता परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्या कह रहा है 54, अभिकथन ए समझिए, समस्या समाधान के लिए आलोचना चिंतन आवश्यक है। आलोचनात्मक चिंतन में जानकारी का निष्पक्षता पूर्वक मूल्यांकन करना और सूचित निर्णय लेना शामिल है। दोनों ए तथा आर सत्य हैं, आर ए की स्पष्ट व्याख्या है, ए तथा आर सत्य हैं परंतु आर ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें दोनों बातें सही हैं और आर ए की व्याख्या भी है, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। त्रिभुज ABC में ये दिया गया है रेखाखंड AB के समानांतर CD खींचा जाता है, ACD का मान बताइए। A अनुपात B अनुपात C बराबर 1 2 3, AB के समानांतर CD है, ये ABC, ठीक है, A रेखाखंड है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसका मान बताना है हमें, ठीक है, तो हम एंगल मान लेते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C बराबर x + 2x + 3x बराबर 180। तो
तो 3 2 5 1 6, 6x इक्वल टू 80, 80 कट गया तो x इक्वल टू 30 डिग्री, तो x इक्वल टू 30 हो गया। तो एंगल C की अगर हम बात करें तो C है 30 तिया 90, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन जो है हमारा x बराबर 30 डिग्री हो गया। तो CD AB के समानांतर है, तो ACD इक्वल टू एंगल BAC एकांतर कोण होंगे, तो जो एंगल A है वो एंगल B के बराबर होगा और क्या होगा? 30 डिग्री होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। एक शहर में 20% वयस्क निरक्षर हैं, जबकि 85% बच्चे साक्षर हैं। यदि वयस्क और बच्चों का अनुपात इतना हो तो जनसंख्या में कितना प्रतिशत साक्षर है? तो अगर हम बात करें तो कितने हैं? हम मान लेते हैं यहाँ पर शहर में जो ये अनुपात अगर हम देखें 20% और 85% ये है, ठीक है। तो इसका जब हम अनुपात लेंगे वयस्कों और बच्चों का अनुपात, तो ये अनुपात आपका आ जाएगा 3:5। कितना आ जाएगा? 3:5, ठीक है। तो शहर में वयस्क हो गए 3x और बच्चे हो गए 5x, ठीक है, ठीक है। और कुल जनसंख्या हो गई 8x। तो अब क्या करना है? जनसंख्या का कितना प्रतिशत साक्षर है? तो अगर हम यहाँ पर बच्चों के निरक्षरों की संख्या निकाल लें तो निरक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी? वयस्क निरक्षरों की संख्या 0.2 इंटू 6 इंटू 3x बराबर हो जाएगा 0.6x, ठीक है। और बच्चे हो जाएंगे 4.25x। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 83.13% जो हैं वो क्या हैं? टोटल जनसंख्या का साक्षर हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। समस्या समाधान की बाधाएं क्या हैं? प्रेरणा की कमी, मानसिक स्थिति, कार्यात्मक स्थिरता या उपरोक्त सभी। तो इसकी सभी क्या हैं? बाधाएं सभी हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। एक ट्रेन x पूर्वाह्न 4 बजे अहमदाबाद स्टेशन से चलना शुरू करती है और अपराह्न 4 बजे दिल्ली स्टेशन पर पहुंचती है। दूसरी ट्रेन y दिल्ली से पूर्वाह्न 7 बजे चलती है और अपराह्न 3 बजे अहमदाबाद पहुंचती है। वह समय ज्ञात कीजिए जिस समय दोनों ट्रेनें एक दूसरे से क्या करेंगी? मिलेंगी। दोनों ट्रेनें मिला दो भाई। तो यदि हम यहाँ पे बात करें दोनों ट्रेनों के मिलाने पर, तो एक पूर्वाह्न 4 बजे अहमदाबाद स्टेशन से चलना शुरू करती है और अपराह्न 4 बजे पूर्वाह्न 4 बजे चलना शुरू करती है और अपराह्न 4 बजे दिल्ली स्टेशन पर पहुंचती है। दूसरी दिल्ली से 7 बजे पूर्वाह्न करते हैं और अपराह्न 3 बजे अहमदाबाद पहुंचती है। वह समय ज्ञात कीजिए जिस समय दोनों ट्रेनें मिली होंगी। तो अगर हम बात करें, एक तरफ दिल्ली लिख लें, एक तरफ अहमदाबाद लिख लें, ठीक है। ये ट्रेन 7 बजे चली, ये 4 बजे चली, ठीक है। तो अहमदाबाद ट्रेन 12 घंटे ले रही है पहुंचने में दिल्ली, और ये दिल्ली पहुंचने में जो दिल्ली वाली ट्रेन है वो 8 घंटे ले रही है। यदि हम इनके स्पीडों में अनुपात निकालें तो 2 अनुपात क्या निकलेगा? 3 निकलेगा, ठीक है। तो अहमदाबाद वाली ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 2x और दिल्ली वाली की 3x। तो कुल दूरी अगर हम निकालें 2x इंटू 12 इक्वल टू हो जाएगी 24x। 24x में अगर हम बात करें तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 18x डिवाइड बाई 5x, ठीक है। तो आएगा आपका सॉल्व करके 3.366। 3.366 की अगर हम बात करें तो साथ में जब 3.36 जोड़ेंगे तो आएगा सुबह के 10:36 पूर्वाह्न, यानी ऑप्शन जो है बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। आप एक चुनौतीपूर्ण ग्राहक शिकायत का सामना कर रहे हैं, इसे प्रतिबंधित का सबसे अच्छा तरीका क्या है? शिकायत पर ध्यान न देना
और आशा करना कि वह स्वयं ही दूर हो जाएगी। रक्षात्मक बनाना और ग्राहक को वाद विवाद करना, शिकायतों को सक्रिय श्रवण करना, सहानुभूति रखना और समाधान प्रस्तुत करना, मामले के लिए किसी और को दोषी को दोष देना और जिम्मेदारी से बचना। तो इसका सटीक उत्तर आप पढ़ने के दौरान ही समझ गए होंगे, सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। हिमांशु और राम किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, कर लेने दो, और राम अकेले उस काम को 16 दिन में कर सकता है। राम उसी काम को कितने दिन में करेगा? बहुत सरल है मित्रों, 1/12 - 1/16, तो आया आंसर 48, 4 - 3 यानी 1/48। तो कितने दिन में कर रहा है अकेला हिमांशु उस काम को? तो हिमांशु उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 48 दिन में कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। सक्रिय श्रवण क्या है? ध्यान दिए बिना आवाज़ें सुनना, प्रतिक्रिया देने के प्रयोजन से सुनना, जो कहा जा रहा है उस पर पूरी तरह से केंद्रित करना, समझना, प्रतिक्रिया देना और याद रखना, वक्ता के संदेश को नज़रअंदाज करना। तो सक्रिय श्रवण के बारे में यदि हम बात करें, जो कहा जा रहा है उसे पूरी तरह ध्यान से केंद्रित करना, समझना और प्रतिक्रिया देने के बाद याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सी मुखर संचार की विशेषता है? आक्रामकता, निष्क्रिय व्यवहार, दूसरों का सम्मान करते हुए अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट अभिव्यक्ति और भीरुता। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर बैठ रहा है। दूसरों का सम्मान करते हुए अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट अभिव्यक्ति करना। चलते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 63 क्या है। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:10:50 है। लाभ प्रतिशत क्या है? 5%, 5.5%, 6%। तो यहाँ पर यदि हम बात करें विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में अनुपात इतना है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसे हम 10x और इसे मान लेते हैं 10.5x। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे लाभ को, तो लाभ कितना हो जाएगा? तो लाभ हम देखेंगे तो 10.5 तो सीधा 5% आएगा। कितना आएगा? 5%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ए यदि 20 औरतें 10 दिन में 10 चटाई बुनती हैं तो 50 दिन में 100 चटाई बुनने के लिए कितनी की आवश्यकता होगी? 20 × 10 × 10 = 50 × 100 × x कर दें तो इस हिसाब से हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, कैसे? मान लो x की आवश्यकता x 100 और 50, ठीक है। इधर 20 10 10 ये ठीक है, हो गया। तो 5x = 2, 5x = अपॉन 50 चलेगा, ठीक है। तो 20x = 2x, तो x = 10। तो कितने की आवश्यकता पड़ेगी? 10 औरतों की 50 दिन में 100 चटाई बुन देंगी, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। संघर्ष समाधान कौशल में शामिल है संघर्षों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन और समाधान करना, संघर्षों को नज़रअंदाज करना है, हर कीमत पर संघर्ष से बचना है, संघर्षों के लिए दूसरों को दोष देना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, वह मेरे भाई की बहन की माँ की इकलौती बेटी है। ठीक है, यानी मेरे भाई की बहन यानी उसकी भी बहन की माँ यानी उसकी माँ की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है। ठीक है, तस्वीर में उस महिला और मोहन के बीच क्या रिश्ता है? तो यदि हम इसके रिश्ते की बात करेंगे तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो ये रिश्ता होगा क्या? बहन का। किसका होगा? बहन का, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। आप अंतर्वैयक्तिक संबंधों में दूसरों के साथ विश्वास कैसे स्थापित कर सकते हैं? मौन
स्वावलंबी रहना तथा उनसे जानकारी छिपा कर रखना, अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करना और विश्वसनीयता बनाना, दूसरों के बारे में गपशप करना और नकारात्मक जानकारी साझा करना, आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए दूसरों के साथ चालाकी कम से काम करना। तो यदि हम इसके सबसे सही विकल्प की तरफ झटकेंगे तो सबसे सही विकल्प होगा अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करके विश्वसनीय बनाना, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्या कह रहा है 68, इसे समझिए। दो संख्याएं 8:10 के अनुपात में हैं। यदि संख्याओं का योग 360 है तो छोटी संख्या ज्ञात करिए। 160, 200, 180 और 174। तो यहाँ पर यदि हम बात करें संख्या क्या हो जाएंगी? संख्या हम एक 8x मान लेते हैं और एक 10x मान लेते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 80 का इसमें भाग दे देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे आपका 8x = 360, ठीक है, और x = अगर हम करेंगे तो मित्रों ये हो जाएगा आपका क्या 18x, सॉरी ये हो जाएगा आपका 20। तो कौन सी संख्या छोटी हो जाएगी? तो छोटी संख्या अगर हम देखेंगे तो 8 दूनी 16, 160 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 54 है। इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 4 क्रमागत संख्याएं अगर हम बताएं x + 2, x + 4 और x + 6, ये हैं हमारी क्या 4 क्रमागत छोटी संख्याएं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो 51, 54, जब इसे सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 54। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या अगर हम बात करेंगे तो सबसे छोटी संख्या आएगी 51। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्या है 70, उसे समझते हैं। स्वायत्त एक ऐसे समूह है परियोजना में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहा है, ठीक है, जो लगातार उसके कार्य में हस्तक्षेप करता है। वह उसे प्रभावी ढंग से कैसे संबोधित कर सकता है? उन्हें नजरअंदाज करके, आशा करके कि वह व्यक्ति स्वयं रुक जाए, व्यवधानकारी व्यवहार के लिए उस व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से खरी-खोटी सुनाकर, व्यक्तिगत तौर पर अपनी परेशानी व्यक्त करके और वैकल्पिक संचार तरीकों को सुझाव करके उसके कार्य बाधित करके, ताकि वह भी हस्तक्षेप का अनुभव कर सके। तो यहाँ पर यदि हम सटीक उत्तर पर जाएंगे तो उस पढ़ते ही दौरान आपको समझ में आ गया होगा सबसे सही उत्तर आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, यहाँ डिसीजन मेकिंग में आप विकल्पों में भी बेहतर विकल्प चुनना होता है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। एक छोटे समूह या टीम सेटिंग में किस प्रकार का संचार होता है? पारंपरिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, सार्वजनिक संचार या सामूहिक संचार? तो यहाँ पर यदि हम बात करें इसमें कौन सा संचार होता है? सामूहिक संचार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 72। रमेश 36 वर्ष का है, सुरेश 16 वर्ष का है। कितने वर्षों में रमेश की आयु सुरेश की आयु से दुगनी होगी? ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा? रमेश 72 वर्ष का है, ठीक, सुरेश 16 वर्ष का है। कितने वर्षों में रमेश की आयु दुगनी हो जाएगी? तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो मान सकते हैं कि रमेश की आयु x वर्षों में, यानी 36 + x = 2 × 16 इतना हो जाएगा। और उसमें भी हम क्या करेंगे? x जोड़ देंगे। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये x आएगा आपका 4 वर्ष, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन कथन प्रभावी मौखिक संचार को प्रदर्शित करता है? ए, मुझे अपनी परवाह नहीं कि आप क्या सोचते हैं। क्या आप अपने विचार में अधिक विवरण प्रदान कर सकते हैं? क्या आप गलत हैं, मैं सही हूँ, आप मुझे आपकी राय सुनने में कोई रुचि नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। रजत को प्रतिदिन काम करने के लिए 350 रुपये मिलते हैं। यदि उसने 31 दिनों वाले एक माह में 9800 रुपये काम किए तो कितने दिन अनुपस्थित रहा?
तो एक दिन के काम में 350 रुपये हैं, ठीक है। तो 9800 रुपये की अगर हम बात करें तो इनमें अगर हम भाग दे देंगे 350 का, ठीक है, तो आएगा आपका 28 दिन। कितना आएगा? 28 दिन। तो कितने दिन अनुपस्थित रहा? 8 और 2 3 11, यानी 3 दिन अनुपस्थित रहा। अंक है 1 2 3 4 5 और 6 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं एक अंकों की पुनरावृत्ति ना हो में से 4 अंकों की। तो यहाँ पर यदि हम बात करें अंकों की प्रवृत्ति ना हो, इससे बनाई सकने वाली 4 अंकीय संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। और वो फॉर्मूला क्या है? PNR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r। ठीक है, कितनी है? 1 2 3 4 5 6, फैक्टोरियल 6। और कितने हैं संख्या बनाने के लिए? 4 हैं संख्या, ठीक है। तो 6 माइनस 4 यानी 2, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 360। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। एक बार मित्रों फैक्टोरियल खोलना सिखा दें आपको, तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6। तो फैक्टोरियल इस तरह खुलता है, जितने अंक के साथ फैक्टोरियल लगा होता है उतने तक के अंकों का गुणा करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। मौखिक संचार में पंक्तियों के बीच में पढ़ना, रीड बिटवीन द लाइन्स को क्या कहते हैं? मौखिक संचार में पंक्तियों को बीच में पढ़ना क्या होगा? जैसा कि मैं कर रहा हूं, तो अगर हम इसमें बात करें तो ऑप्शन है कही गई बात को अक्षर सा मान लेना, अंतर्निहित अर्थ को निहितार्थ में समझना, वक्ता के संदेश को नजरअंदाज करना या वक्ता को बाधित करना। तो ये है आपको अंतर्निहित अर्थ या निहितार्थ को समझना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। क्या है 77? क्या है? टाइटन, कैसियो, अरमानी की असीमित संख्या में से कितने तरीके से 5 घड़ियां चुनी जा सकती हैं? तो देखिए जरा कितनी हैं? 1 2 3 4 घड़ियां हैं। 1 2 3 असीमित संख्या में से कितने तरीकों से 5 घड़ियां चुनी जा सकती हैं? तो संख्या क्या है? असीमित है। प्रत्येक के चयन के तरीके कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। और घड़ियां एक 3 प्रकार की, तो 3 × 3 फैक्टोरियल 3, ठीक है। तो आएगा आपका 243, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसको हम 3 तरीके से सुन सकते हैं, इसको 3 तरीके से सुन सकते हैं, इसको 3 तरीके से सुन सकते हैं, ठीक है। ठीक, सॉरी 3 घड़ियां हैं तो 5 बार चुननी है और 5 ये हो जाएगा, तो 3 का 5 की 3 की पावर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्या है 78? उसे समझते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। 3 ट्रैफिक लाइटें प्रति सेकंड 6 7 8 चमकती हैं, चमकने में लगे। तीनों में एक साथ चमकने के पहले न्यूनतम अंतराल ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम अंतराल अगर हम देखें तो लाइट 1/6, 1/8, 1/2, 12। तो इसका LCM निकालेंगे तो आएगा लासा 1 1 1 और नीचे का मासा यानी 12, तो 1/12, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 1/2, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगले पर। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 79 है। नैन्सी आपके प्रबंधन से अस्पष्ट निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, कार्रवाई का सर्वोत्तम तरीका क्या होगा? क्या है? निर्देशों को ध्यान न देना और आशा करना कि आप स्वयं इसका समाधान कर लेंगे। यह मान लेना कि निर्देशों को समझ रहे हैं और स्पष्टीपूर्वक त्रुटियां हो सकती हैं। डी, सुनिश्चित करना कि अपेक्षाओं को पूरी तरह समझते हैं और शांतिपूर्वक तरीके से स्पष्ट प्रश्न पूछना। और डी क्या है आपका?
स्पष्ट निर्देशों के बारे में सहकर्मियों से शिकायत करें और करना स्पष्टीकरण मांगने से बचना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही होगा। ऐसी कितनी 7 अंकीय संख्याएं हैं जिनमें अंक 4 3 और अंक 7 4 बार प्रकट हो? तो ऐसा समझने के लिए 7 अंकीय संख्याएं यानी फैक्टोरियल 6, ठीक है, 4 के भरने के तरीके कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 4 यानी फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4 यानी 15 तरीके से इसे भर सकते हैं, ठीक है। तो 7 बार 4 वार आए यानी कितने तरीके? 15 तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर उत्तर की ओर 15 किलोमीटर, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर उत्तर की ओर, फिर 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 18 15, ठीक है। उसके बाद 15 किलोमीटर पूरब की ओर, फिर 15, ठीक है, और फिर दक्षिण की ओर चलता है 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ठीक है, 20। तो वह आरंभिक दूर से कितनी दूर है? 2 किलोमीटर दूर है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। एक दुकानदार ठेले में का मूल्य 35 रुपये प्रतिशत बढ़ाकर उसको बाद में 40% कम कर देता है। दुकानदार की शुद्ध हानि ज्ञात कीजिए। तो अगर हम बैग का मूल्य 100 बताएं, बैग का मूल्य 100 है तो पहले उसने 135 दिया, फिर उसने उसे 40 कम कर दिया, यानी अब जो मूल्य होगा 100 से अब जो मूल्य कर दिया है उसने, उसकी अगर हम बात करें, बाद में दुकानदार ने उसका मूल्य 40% कम कर दिया, जिससे उसका मूल्य कितना हो जाता है? जिससे उसका मूल्य 35 इधर 40 इस पर 95, ठीक है। शुद्ध हानि अगर हम बात करें तो हो जाएगा आपका 100 माइनस अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य हो गया हमारा 95, ठीक है, और आरंभिक मूल्य यानी 100 इंटू 100, तो इसे करेंगे हम तो 90% उसे क्या हो जाएगी? 95 5/1000, तो उसे कितना घाटा होगा? 90% घाटा होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संचार का प्रकार है? कालक्रम, प्रोक्सेमिक्स, काइनेसिक्स या अर्थ विज्ञान? तो यहां पर यदि हम बात करें कौन सा है तो यह है आपका अर्थ विज्ञान, सिमेंटिक्स। नेक्स्ट है, एक निर्माता किसी उत्पादन को अंकित मूल्य 15% प्रदान करता है, खुदरा विक्रेता कम कीमत 30% अतिरिक्त छूट प्रदान करता है, 2 छूटों की एकल छूट के समतुल्य क्या होगा? तो यहाँ पर यदि हम बात करें क्या समतुल्य होगा? 32% होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम सीधा निकाल सकते हैं, ये वही वाला अपना फॉर्मूला -15 -20 और प्लस मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा 3, तो ऑप्शन में आएगा 32% -35, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, बीट को ये लिख सकते हैं, रस्ट को ये लिख सकते हैं, तो ब्रस्ट को क्या लिख सकते हैं? तो ब्रस्ट को मित्रों हम लिख सकते हैं 259687, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्या कह रहा है 86? उसे देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करिए, यानी कौन सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है? 17, 7, 1, 2, 9, ऐसे हम कालक्रम में देखेंगे या ऐसे क्रम में रखेंगे तो इसका डेटा अगर हम देखेंगे तो माध्य क्या आएगा? माध्य मित्रों आएगा इसका, अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 तो क्या आएगा? 12 आएगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी, डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्या है क्वेश्चन नंबर 87? उसे देखते हैं। दी गई आकृति में घन मोड़ने के क्रम में निम्नलिखित विकल्पों को बताइए। तो जब इसमें हम देखेंगे तो C का जो अपोजिट है तो वो C का E होगा, D का अगर देखेंगे तो F होगा, ठीक है, B का देखेंगे तो A होगा, तो A के विपरीत कौन सा है? A के विपरीत B चेहरा, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? C हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। ऐसी आकृति चुनें जो खुलने पर दी गई आकृति से मेल खाए। तो यदि हम यहाँ पर आकृति को मेल खिलाएंगे तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्या है?
कितने में, इस डॉट की जगह क्या आएगा, y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो 0.4 की पावर 5y इक्वल टू 4/10, 0.4 यहाँ भी 15, तो 5y इक्वल टू 15 और y इक्वल टू 3। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 27.5 मीटर लंबे तार में 55 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो यदि हम इसे कर दें तो ये हो जाएगा 750 डिवाइडेड बाई 55, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50, यानी यहाँ ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से कुल मतदान 52% प्राप्त हुआ, वह 33-72 मतों से विजयी हुआ, कितने मत पड़े। तो यहाँ पर यदि जीता हुआ मत है तो यहाँ पर अगर हम अंतर करें 52 माइनस 48 यानी कितना हुआ 33-72, यानी 2% क्या हुआ आपका 33/4%, 33/72। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 84,300, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 41 छात्रों की कक्षा में राम और आदित्य शीर्ष क्रमशः 30वें और 15वें स्थान पर हैं। कक्षा में नीचे से संबंधित रैंक क्या होगी। 41 छात्र हैं, अगर हम इसमें देखें तो पीछे से छात्र होंगे वो कौन से नंबर पर होंगे, वो आपके 28वें और 12वें नंबर पर होंगे, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा, सॉरी कौन सा, बी हमारा क्या होगा, सही होगा। क्या बी हमारा जो है वो ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक आयत की लंबाई इतने प्रतिशत और 10% कमी कर दी जाए तो बने आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो आयत के क्षेत्रफल में वही फॉर्मूला a + b + ab/100, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होगा आपका 12.5%, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। किस संख्या में 1.1% 99 होगा। तो यदि हम बात करें इसको सॉल्व करने की कि 1.1 इंटू x/100 इक्वल टू 90, तो ये हो जाएगा 999, यानी 9000, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। 60 टायरों का औसत भार इतने किलोग्राम है। 50 किलोग्राम भार वाले 7 टायरों में से एक को दूसरे टायर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। वर्कशॉप में प्रतिस्थापित किए गए टायर का भार बताइए। तो 7 का है तो टोटल भार अगर हम निकालेंगे 7 टायरों का तो 70 किलो निकलेगा। कितना, 70 किलो। 60 टायरों का औसत भार 10 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि 50 किलोग्राम तो 70 किलो बढ़ा है, तो 50 किलोग्राम जब इसमें जोड़ दिया तो हो गया 120 ग्राम। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो होगा 120 किलोग्राम। नेक्स्ट, 4 फुटबॉलों के लागत मूल्य इतना है। फुटबॉल का उच्चतम लागत मूल्य 116, फुटबॉल का न्यूनतम लागत मूल्य 70, शेष 2 लागत मूल्यों के बीच का ज्ञात कीजिए। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा ऑप्शन ए हमारा सही। 200 विद्यार्थियों के बीच समान रूप से फल वितरित किए गए। प्रत्येक विद्यार्थी को 5 फल दिए जाने के बाद 50 फल शेष, तो फलों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर यदि